Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about compliances of a private limited company. अब आपने कंपनी तो बना ली अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में डिटेल में चाहिए तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद साल भर में उसके क्या क्या कंप्लाइंसेस करने होते हैं। जैसे कि आपको बताया ही है कि आरओसी में आपको बहुत सारी फाइलिंग्स करनी पड़ती है विथ ड्यू डेट। ये नहीं कि आज आपको कोई भी फॉर्म याद आया कि अरे ये भी फाइल होता है तो साल भर के अंदर आप कभी भी फाइल कर दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आरओसी के जो फॉर्म्स होते हैं आपको ड्यू डेट्स के साथ फाइल करने होते हैं और अगर आप एक दिन भी लेट होते हो तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी आपके ऊपर। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में सबकी क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं विथ ड्यू डेट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है। सबसे पहला काम हमारा होता है लेटर हेड ऑफ द कंपनी। लेटर हेड जैसे आपको पता होगा कि कंपनी का लेटर हेड आपको बनाना होता है कि आप कैसा लेटर हेड रखेंगे विथ योर लोगो। लेटर हेड में आपका नाम आएगा, सिन नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, मेल आईडी आएगी और मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है आपका लेटर हेड बनाना। सेकंड, उसके बाद होता है आपका कि आपकी कंपनी की कॉमन सील बनेगी। कंपनी की कॉमन सील आपको बनानी होगी। फिर उसके बाद आपको बनाना होगा डायरेक्टर का स्टैंप। डायरेक्टर के लिए स्टैंप बनेगा, ऑथोराइज सिग्नेटरी के लिए स्टैंप बनेगा। फिर ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी बट बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो हमें अपनी कंपनी बनाने के बाद शुरू करना होता है। उसके बाद हमारा होता है करंट अकाउंट ओपन कराना। करंट अकाउंट ओपन कराना क्यों मैंडेटरी है? करंट अकाउंट ओपन कराना ये नहीं कि मेरे पास ज़्यादा काम तो होगा नहीं बैंक से, जो भी होगा वो हम कैश में लेन देन कर लेंगे, तो नहीं, आप प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जब भी आपकी कंपनी बनती है उसके 180 डेज़ के बाद आपको INC20A फॉर्म फाइल करना पड़ता है। INC20A फॉर्म किस चीज़ का होता है? INC20A फॉर्म होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। अगर आपको INC20A पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देंगे। तो INC20A आपको 180 डेज़ में फाइल करना होता है। अब INC20A में आपको क्या करना होता है? आपने अपना करंट अकाउंट ओपन कराया। जब आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई थी तो आपने बताया था कि मेरी कंपनी में इतना शेयर कैपिटल होगा और डायरेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो X रेशियो में होता है कि 50-50 है, 60-40 है। तो जो भी आपने अपनी कंपनी में मेंशन किया होगा वो अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में जमा कराना है और फिर वो बैंक स्टेटमेंट आपको अटैच करके INC20A में लगा के आरओसी को फाइल करना होगा कि हाँ, हमने कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट हो गई, हमने अपनी कंपनी का अकाउंट खोला और ये रही हमारे डायरेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला काम फॉर्म जो आपका फाइल होता है INC20A। अब ये आप स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि इस पर पेनल्टी तो चार्ज होगी ही। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने INC20A अपनी कंपनी का नहीं फाइल किया तो आप अपनी कंपनी का आगे कोई फॉर्म फाइल ही नहीं कर सकते हो। फाइल अब आप कहीं सोचो कि हम स्किप कर देंगे या हम बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पेनल्टी तो आपको भरनी ही होगी। साथ ही साथ आप अगर कोई भी फॉर्म फाइल करने जाएंगे तो वो फाइल ही नहीं होगा, वो आपको पहले ही एरर बता देगा कि आप जाकर पहले अपना INC20A फॉर्म फाइल करो। उसके बाद आता है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करना होता है जब आपने अपनी कंपनी बनाई, आपके डायरेक्टर, आपके शेयर होल्डर्स ने इतना इतना शेयर्स होल्ड किया, ये इनका प्रूफ कैसे रहेगा, इनका पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए आपको उनको शेयर सर्टिफिकेट भी देना होता है विदिन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। उसके बाद आता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर अपॉइंटमेंट जैसे कि आपको पता ही है कि ऑडिटर जो आपकी कंपनी की ऑडिट करेगा, फाइनेंशियल साइन करेगा, इसके लिए आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना होता है। अब अगर आप सोचो कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना ही है, ऑडिटर से साइन कराना ही है, तो मैं पूरा साल निकल जाएगा, एक बार में किसी भी चार्टर अकाउंटेंट को फीस दी और करवा लिया, तो नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। आपको अपनी कंपनी
जब बन जाती है उसके विदिन 15 डेज़ के अंदर जब आपकी कंपनी बन जाती है उसके 15 डेज़ के अंदर आपको अपना ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। पहले क्या बोलते थे कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट आपने करा और आपको आरओसी में भी फॉर्म फाइल करना होता था। अब आरओसी ने इसे मैंडेटरी से हटा दिया है कि आपको 15 डेज़ के अंदर आप अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लो, ये आपका इंटरनल मैटर है। उसके बाद जो आपको फॉर्म फाइल करना है वो आप बाद में कर सकते हो, बाद में कम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, ADT 1 जिसके लिए फॉर्म फाइल होता है। अगर इसके लिए भी आपको डिटेल में जानना है कि ADT 1 क्या होता है, कैसे फाइल होता है, क्या अटैचमेंट लगती है, आप हमारी वीडियो में, आप हमारे चैनल पे जाकर के इसकी वीडियो भी देख सकते हो। बाकी लिंक तो हम सारी चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। फिर आता है हमारा DIR3 KYC या वेब KYC। अब DIR3 KYC क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हो, अगर एक बार आपका फॉर्म फाइल हो गया और आपको DIN नंबर मतलब कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो गया है, तो आपको उसको हर साल रिन्यू कराते रहना है। उसके लिए रिन्यू कराने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंपली एक OTP देना है। अब इसमें भी 2 केस होते हैं। अब जो भी डायरेक्टर, अगर आप किसी कंपनी में पहली बार बने हो तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपके पास DIN पहले से ही है तो आपको सिर्फ OTP से अपना DIR3 KYC को वेरीफाई करना है। इसकी भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, DIR3 KYC। और ये हमें करना कब होता है, ये नहीं कि साल में आपने कभी भी कर लिया, ये होता है आपका जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 30 सितंबर तक आपको DIR3 KYC अपना करना होता है। वरना क्या होगा, उसके बाद आपको पता ही है कि उसके ऊपर पेनल्टी आती है, और इसकी पेनल्टी कितनी है, सीधा 5000 रुपये की पेनल्टी है। अब उसके बाद एक कंप्लाइंस होता है आरओसी में MBP1 फॉर्म, आपको भी MBP1 भी आपको फाइल करना होता है। वो किस लिए होता है, MBP1 होता है डायरेक्टर्स के लिए। डायरेक्टर्स मतलब अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट किसी और कंपनी में है और उसकी शेयर होल्डिंग वहाँ पे 2% या 2% से ज़्यादा है, तो उसको बोर्ड मीटिंग में ये डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि हाँ XYZ कंपनी में या XYZ फर्म में हमारा इतना % इंटरेस्ट है। इस चीज़ के लिए ये MBP1 फॉर्म फाइल होता है। अगर आपने 3 लगातार बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की, बिना किसी प्रॉक्सी के आपने अटेंड नहीं किया, आपने स्किप कर दिया, तो आप डायरेक्टरशिप से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। इसीलिए हर एक बोर्ड मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ भी चीज़ अगर पास हो रहा है कंपनी में तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब उसके बाद हमारा आता है DPT3 सुना होगा आपने बहुत। DPT3 क्या है, DPT3 होता है कि अगर आपकी कंपनी में 31 मार्च, जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके 31 मार्च तक आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी लोन हो, किसी से भी लोन हो, तो वो आपको आरओसी में मेंशन करना होता है। और इसकी डेट क्या होती है, 30 जून। तब तक आपको अपना DPT3 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है, वरना इसके ऊपर भी पेनल्टी है। कितनी पेनल्टी है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे फॉर्म फाइल होता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अब उसके बाद हमारा कंप्लायंसेस क्या आता है, कंप्लायंसेस आता है एनुअल जनरल मीटिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कि जो मीटिंग पूरे साल में एक बार होती है कंपनी की। अब कब होती है ये एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है हमारी कंपनी की, वो जब हमारी कंपनी एंड हो जाती है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है, उसके विदिन 6 मंथ्स के अंदर हमें अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखनी होती है। यानी कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हमें 30 सितंबर से पहले रखनी होती है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके 6 महीने के बाद, तो यानी कि 6 महीने यानी कि 30 सितंबर के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। अब एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, पूरे साल का सब कुछ डिस्कस हो गया। अब हमें करना है अपनी कंपनी की एनुअल फाइलिंग। एनुअल फाइलिंग में 2 फॉर्म आते हैं हमारे, एक आता है हमारा AOC4। AOC4 हमारा फाइल होता है एनुअल जनरल मीटिंग होने के 30 डेज़ के अंदर हमें अपना AOC4 फॉर्म फाइल करना होता है। AOC4 फॉर्म में क्या जाता है, बेसिकली हमारी कंपनीज़ की
डिटेल जाती है, ऑडिटर की डिटेल जाती है, डायरेक्टर की डिटेल जाती है। ब्रीफ में अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल में एनुअल फाइलिंग का टॉपिक वाला वीडियो आप देख सकते हो। उसमें हमने आपको AOC 4 और MGT 7 दोनों के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो AOC 4 होता है, अब हमारा नेक्स्ट होता है MGT 7A। MGT 7A और MGT 7 ये दो फॉर्म्स होते हैं। MGT 7A होता है हमारी स्मॉल कंपनी के लिए और MGT 7 होता है हमारी बिग कंपनीज़ के लिए। अब स्मॉल कंपनीज़ का क्राइटेरिया अभी ही हमारी एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें हम चेंज हो चुका है, तो वो हो चुका है पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 4 करोड़ है और टर्नओवर 40 करोड़ है, वो हमारी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। इससे ऊपर अगर जाता है तो वो हमारे लिए बिग कंपनी होगी। बिग कंपनी के लिए फॉर्म्स MGT 7 जाएगा और स्मॉल कंपनी के लिए जाएगा MGT 7A। MGT 7A में क्या जाता है, आपकी कंपनीज की डिटेल जाएगी, उसका NIC कोड, क्या काम करते हो, कितनी शेयर होल्डिंग है, कितनी शेयर किसके पास है, कितनी आपने मीटिंग्स की है, ये सारी डिटेल हमारे MGT 7A में जाता है। डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हो। अब उसके बाद आता है हमारा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे हमारी कंपनी हो, सबके लिए हमें ITR फाइल करनी पड़ती है। अब ITR की भी ड्यू डेट होती है। ITR मतलब अगर आपकी कंपनी में के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो उसकी डेट होती है 30 सितंबर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 सितंबर तक आपको अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के साथ ITR फाइल करनी होती है। और अगर नॉन ऑडिट है, मतलब कि ऑडिट नहीं है आपकी कंपनी के ऊपर, तो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है 30 अक्टूबर। अब नेक्स्ट कंप्लायंसेस आता है हमारा TDS। आपको TDS भी फाइल करना होता है। अब TDS फाइल करने का क्या होता है, TDS हमें हर महीने का पे करना होता है। हर महीने का कैसे पे करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अप्रैल का मंथ का TDS पे करना है तो वो हम उसके नेक्स्ट मंथ में 7th तक हमें पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अप्रैल का TDS आपको पे करना है तो वो आपको 7 मई तक पे कर देना है। उसके बाद अगर आपने किया तो आपको पर डे की पेनल्टी नहीं, पूरे महीने की पेनल्टी लगेगी। इसके ऊपर भी आप हमारी डिटेल्ड वीडियो जाके देख सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, TDS में आपको पे करना होता है, साथ ही साथ बस पे करके छोड़ना नहीं होता, उसकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है। साल भर की रिटर्न नहीं जाती एक बार, उसकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है हर 3 महीने में। 3 महीने ख़त्म हुए उसके नेक्स्ट महीने के 30 तारीख तक आपको पे करना है, आपको अपनी TDS रिटर्न फाइल करनी है। अब आता है हमारा EPF और ESI। अगर आपकी कंपनी पे EPF और ESI भी एप्लीकेबल है, मतलब 20 मेंबर्स से ज़्यादा और बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर है, तो आपको EPF ESI का भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उसकी भी हर महीने रिटर्न फाइल करनी होगी। वरना अगर फ्यूचर में आपकी कंपनी एक्सपेंड होती है और तब अगर आप अपना EPF या ESI का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो तो तब भी आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ पहले हो गए थे तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन पहले क्यों नहीं करवाया। इसीलिए अगर आपकी कंपनी पे EPF ESI एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। EPF ESI के ऊपर भी हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। अब आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स एक मतलब आपका फिक्स नहीं है कि आपको इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो जैसे कि TDS के लिए ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी काम करो तो TDS के रेट्स आपके फिक्स होते हैं, पर प्रोफेशनल टैक्स का ऐसे फिक्स नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स आपका स्टेट वाइज होता है कि अगर स्टेट में एप्लीकेबल है, किसी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, तो किस किस स्टेट पे एप्लीकेबल है वो आप हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक पे जाकर देख सकते हो कि किस किस स्टेट में एप्लीकेबल है। तो प्रोफेशनल टैक्स आपके 2 का होता है। आप या एक तो आपको अपनी कंपनी का पे करना होता है, एक आपको अपने डायरेक्टर्स का भी पे करना होता है। प्रोफेशनल टैक्स भी हमें टाइम पे करना होता है, वरना उसकी भी डिमांड आती है विद इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ। नेक्स्ट होता है कि हमारा GST रिटर्न। तो GST भी लोग वॉलंटरी बेस पे ले लेते हैं, पर मैंडेटरी किसके लिए है,
इन लोगों के लिए आज की डेट पे जीएसटी मैंडेटरी है। बाकी वॉलेंट्री बेस पे लेकर के आप अपनी जीएसटी फाइलिंग कर सकते हो। अब आते हैं हमारे कुछ सेलेक्टिव लाइसेंस जो हमें लेना, जिसका रजिस्ट्रेशन हमें कराना ही पड़ता है। उसमें सबसे पहला आता है क्या, फूड लाइसेंस। अगर आपकी कंपनी किसी भी फूड से रिलेटेड काम कर रही है, फूड्स का सर्विसेज दे रही है, फूड का कुछ भी कर रही है, तो आपको एफएसएसआई लाइसेंस के लिए रजिस्टर करना मैंडेटरी है और उसका हर साल रिन्यूअल कराना भी मैंडेटरी है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई खाता है, हर कोई के पास यूज़ होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस चीज़ के काम पे थोड़ा ज़्यादा ही गवर्नमेंट फोकस करती है। तो अगर आप फूड से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, प्लस साथ ही साथ उसका रिन्यूअल कराना भी मैंडेटरी है, वरना इस पे भी पेनल्टी है। फिर सेकेंड आता है आईसी कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड। अब अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है या फिर इंपोर्ट कर रही है तो आपको आईसी कोड के लिए भी रजिस्टर कराना पड़ता है और आईसी कोड आता है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको आईसी कोड भी हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। नेक्स्ट कंप्लायंसेस है हमारा फॉरेन रेमिटेंस। अगर आपकी कंपनी फॉरेन रेमिटेंस करती है तो आपको फॉर्म 15 CA-CB फाइल करना मैंडेटरी है। अब आता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब कि सीधा सीधा है, अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो आपको जीएसटी में अपनी लेटर ऑफ LUT फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं किया और फिर भी आप एक्सपोर्ट अपना दिखा रहे हो तो ये भी गलत है, इस पर भी आप पेनलाइज हो सकते हो। तो ये कुछ हमारे कंप्लायंसेस थे जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, साथ ही साथ ओपीसी में भी सारे कंप्लायंसेस सेम है, बस वहाँ पे एक चेंज आ जाता है। एक चेंज ये आता है कि वहाँ पे आपको एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग्स रखने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है, आपने नाम से ही पता चल रहा है, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, जो खुद ही कंपनी का करता धरता है, वो क्या बोर्ड मीटिंग रखेगा और क्या एनुअल जनरल मीटिंग करेगा। इसीलिए इसके केस में मैंडेटरी नहीं है। बस इस केस में है कि फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 180 दिन के अंदर आप अपनी एनुअल फाइलिंग कर दो। तो सिर्फ ये डिफरेंस है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस में और एक 1 पर्सन कंपनी के कंप्लायंसेस में। ये कुछ कंप्लायंसेस थे जो हमें करना मैंडेटरी है। अगर आपने इनमें से कुछ भी स्किप किया तो आपको पता ही है कि आरओसी में तो आपको पर डे की पेनल्टी चार्ज करते हैं और इनकम टैक्स वाले भी कम नहीं है, वो पर डे नहीं तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ पेनल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सारे कंप्लायंसेस से अवेयर रहो और आपकी कोई भी कंप्लायंसेस छूटे ना। और अगर आप ऐसा चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट भी देते हैं। ये कंप्लायंसेस जो मैंने आपको बताया वो आज तक की टिल डेट के कंप्लायंसेस है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक ओपीसी को करना मैंडेटरी है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।